Hi guys, today we will be discuss about the chapter electrostatic. Electrostatic बोले तो चार्ज एट रेस्ट। हमारे इंजीनियरिंग के अंदर एक सबसे पहला चैप्टर है। जब भी हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो सबसे पहला जो चैप्टर आता है उसका नाम है चार्ज, और चार्ज से ही निकल के आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो उसी चैप्टर को आज हम बहुत ही ब्रीफली वे में डिस्कस करने वाले हैं और एक छोटे छोटे पॉइंट्स को डिस्कस किया जाएगा। तो चैप्टर का नाम क्या हो जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक बोले तो इलेक्ट्रॉन्स प्लस रेस्ट। भाई इलेक्ट्रॉन्स अगर रेस्ट में हैं, इलेक्ट्रॉन्स अगर रुके हुए हैं, मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रॉन है, इसका नाम मैं क्या रखता हूं? इलेक्ट्रॉन। इतना बड़ा डस्टर है, इसको मैं क्या बोल दूं? इलेक्ट्रॉन। अगर ये किसी बॉडी में भगा फिर रहा है तो ये क्या रेस्ट में है? तब वो रेस्ट में नहीं है। मान लीजिए एक ही जगह रुका हुआ है, अगर स्थिर है, अगर इलेक्ट्रॉन्स स्थिर हैं तो ये क्या बोलाएगा? इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। अब ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट की बात करता है, तो इसका नाम इसीलिए क्या रखा गया? इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक। रेस्ट का ही दूसरा नाम क्या है? स्टैटिक। स्टैटिक बोले तो क्या? स्टेशनरी। इसी से शब्द आता है स्टेशनरी। जो भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होते हैं, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ये एक जगह रुका हुआ है, ये जो मार्कर है, तो इसको क्या बोलेंगे? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। जब तक इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है, एक जगह रुका हुआ ऑब्जेक्ट यानी स्थिर ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है? स्टेशनरी। अब जिस कैमरे से मैं आपकी वीडियो बना रहा हूं, ये एक जगह स्थिर है, ये हिल नहीं रहा है, बिल्कुल भी इसमें मूवमेंट नहीं है, तो ये भी तो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हुआ ना। तो ये चैप्टर ही किसकी बात करता है? इलेक्ट्रॉन्स एट रेस्ट की बात करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन क्या हो जाती है यहां से? इलेक्ट्रोस्टैटिक बोले तो द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, भाई इंजीनियरिंग बोले या साइंस बोल दो। भाई अगर बीटेक या पॉलिटेक्निक या एमटेक के स्टूडेंट हैं तो इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे। अगर हम साइंस के स्टूडेंट हैं, पीसीबी या पीसीएम के, तो 12th क्लास में भी इस चैप्टर को पढ़ा जाता है। द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स, अब कई बार यहाँ साइंस भी लिखा जाता है। साइंस जब छोटी क्लासों में पढ़ते हैं तो यहाँ इंजीनियरिंग की जगह साइंस लिखा आता है। द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग या साइंस विच डील्स, पढ़ते हैं तो यहाँ इंजीनियरिंग की जगह साइंस लिखा आता है। द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग या साइंस विच डील्स with the study of charges at rest। भाई चार्जेस के रेस्ट में होने की बात करता है। रेस्ट मतलब रुके हुए। एट रेस्ट इज नॉन एज मतलब जाने जाते हैं, नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इस चैप्टर के अंदर चार्ज के रुके होने की स्टडी की जाएगी, चार्ज एट रेस्ट। तो इसका बेस्ट एग्जांपल हमने छोटी क्लासों में देखा था, 10th और 12th में। एक सिल्क क्लॉथ और ग्लास रॉड का एक एग्जांपल आता था। इस तरीके से क्या होता था? एक ग्लास रॉड होती थी हमारी लैब में और एक सिल्क क्लॉथ यानी ऊनी कपड़ा होता था। मेरे पास तो है नहीं, लेकिन एग्जाम्पल तो दिखाना ही पड़ेगा। अब ये क्या है? इस तरीके से रगड़ते थे हम उन्हें आपस में। रगड़ने से क्या होता था? रबिंग करते थे ना, तो रबिंग करने से गर्म हो जाता था। गर्म हो जाता था तो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, या तो इस ग्लास रॉड से इस कपड़े पे जा रहा है या इस कपड़े से इस पे आ रहा है। भाई अब तक ये बॉडी है, ये गर्म तो नहीं है, ये बॉडी पे इलेक्ट्रॉन है। हमेशा जो भी बॉडी है, मैं हूं, आप हैं, या ये डस्टर है या ये मार्कर है, हर एक बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स किस मात्रा में रहते हैं? स्टैटिक मात्रा में रहते हैं, यानी रुके हुए रहते हैं। इसीलिए जब आप अपने कपड़े उतारते हैं रात को सोने के बाद, सुबह को उतारते हैं, तो उनमें जो आवाज आती है, एक चिटर चिटर की आवाज आती है, वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एट रेस्ट, यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की ही आवाज है वो। मतलब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में थे, उनको आपने हिलाया तो उनकी आवाज आई चिटर चिटर चिटर। इसी तरीके से इस बॉडी पे भी इलेक्ट्रॉन स्टैटिक मात्रा में हैं और इस बॉडी पे भी हैं। अब जैसे ही मैंने इनको आपस में रब किया तो क्या हुआ? हीट पैदा हुई। वो हीट पैदा क्यों हुई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ, या तो इस बॉडी से इस पे हुआ या इस बॉडी से इस पे हुआ। तो हमको एक बात समझ में आई, जब भी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है तो क्या पैदा होती है? इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होने से क्या पैदा होती है? इलेक्ट्रिसिटी। तो ये चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो इसमें रुके हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके बीच में फोर्स को स्टडी किया जाएगा।
तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? इसका बेस्ट एग्जांपल है, ऊपर लिख देता हूं इस डेफिनेशन को रब करके। इसका बेस्ट एग्जांपल है, छोटी क्लासों में पढ़ते हैं, व्हेन अ ग्लास रॉड rubbed with a silk cloth, then some charges transferred from one body to another body। भाई एक दूसरी से दूसरी बॉडी पे अगर चार्जेस का ट्रांसफर हो रहा है तभी तो हीट पैदा हो रही है। जब तक चार्जेस का ट्रांसफर ही ना होगा, ना तो हीट पैदा होगी, ना ही बिजली बनेगी, ना ही इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। अब जनरेटर को घुमाते हो आप, उसके जनरेटर के अंदर होता क्या? रियलिटी में कॉपर के तार होते हैं, और कॉपर के तार किससे बने हुए हैं? उनमें जो मटेरियल है वो इलेक्ट्रॉन ही तो है। अब इलेक्ट्रॉन्स को भगाया जा रहा है, इसलिए वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से मूवमेंट में आए, और मूवमेंट के कारण ही क्या बना आपका? ऑल्टरनेटिंग करंट। कभी भी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं स्टैटिक मात्रा में होते हैं किसी भी बॉडी के अंदर, अगर उनको मूवमेंट करा दिया जाए, यानी कि उनमें हल्का सा भी मूवमेंट करा दिया जाए, तो एक फोर्स लगता है, और फोर्स के कारण ही बिजली पैदा होती है। तो इंजीनियरिंग का सबसे पहला चैप्टर और सबसे पहला स्टेप यही होता है, इलेक्ट्रिसिटी एट रेस्ट। उसके बाद मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात होती है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? क्लॉथ्स। जब आप अपने कपड़े उतारते हो तो उनमें भी एक साउंड होती है, हमिंग होती है, हल्की सी चिटर चिटर की आवाज आती है, उसको बोलते हैं हमिंग। और हमिंग की आवाज आती है, वो भी क्या एग्जांपल है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है। तो नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। अब आप बोलेंगे सर, अब हमने ये दोनों चीज एक दूसरे में रब करी तो हमें ये तो पता नहीं चला कि कौन सी बॉडी से कौन सी बॉडी पे ट्रांसफर हुआ। अब वही पॉइंट अब लिखवाने जा रहे हैं कि वो कैसे पता करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चार्ज एक्वायरेशन। चार्ज एक्वायर्ड, चार्ज एक्वायर्ड का मतलब स्थिति। चार्जेस की स्थिति कैसी होगी? कौन सी बॉडी से कौन सी पर जाएगा? द चार्ज एक्वायर्ड, the charge acquired on a body depend upon weather of charge added or removed from the body। अब हमारा जो हम चले तो कपड़े से थे, सिल्क क्लॉथ से रॉड की तरफ चले थे। हमारा जो एग्जांपल था सिल्क क्लॉथ और रॉड का था ये वाला। लेकिन आप इसी को पढ़ते पढ़ते, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ते पढ़ते हम पहुंच गए किस पे? बैटरी पे। बैटरी के अंदर भी यही फंडा फॉलो होता है। जो आपके घर में बैटरा रखा हुआ होता है उसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी रेस्ट में होती है, उसी को चार्ज को इधर उधर करके चार्ज करा जाता है। मोबाइल के अंदर भी यही होता है, चार्ज इसको ठोक ठोक के भरा जाता है बैटरी के अंदर। उस बैटरी को इतना कंगाल कर दिया जाता है कि चार्ज इतने हो जाते हैं, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और बाद में उसको यूज करते हैं तो बॉडी फिर पॉजिटिवली आ जाती है। तो वही आज पढ़ाया जाएगा। तो ये डेफिनेशन क्या बताती है? द चार्ज एक्वायर इन अ बॉडी डिपेंड अपॉन वेदर ऑफ चार्ज एडिड और रिमूव्ड इट। या तो उसमें ऐड किए जा रहे हैं, मान लीजिए ये कोई बॉल है, ये बैटरी है, ये बैटरी खाली है, इसमें अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को ठोक ठोक के भर दूं तो ये बॉडी इलेक्ट्रॉन फिल्ड बॉडी हो जाएगी ना। इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो रहे हैं, या इसमें से मैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लूं, भरे हुए इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल लूं तो क्या कहलाएगा? रिमूव्ड। और अगर इसमें भर दूं मैं इलेक्ट्रॉन्स को तो क्या कहलाएगा? एडिड। ये डिपेंड करता है एक्वायरेशन। एक्वायर मतलब चार्ज कितना जमा होगा, जमा होना। अब ये एग्जाम में यहां से पूछा जाता है, तो चार्ज एक्वायर बॉडी डिपेंड्स अपॉन, तो आपको ऑप्शन में ये दो ऑप्शन दिए जाएंगे, एडिड और रिमूव्ड इट। या तो ऐड किए जाएंगे या रिमूव्ड किए जाएंगे, उस पर डिपेंड करेगा चार्ज एक्वायरेशन। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बॉडीज।
उसके बाद में फोर्स आएगा, बॉडीज जैसे ही खत्म होता है चार्ज करेंगे, चार्ज के बाद में फोर्स करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चार्ज ऑन अ बॉडी, चार्ज ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी पर चार्ज कैसा होगा, when a body when a body has deficit of electrons, when a body has deficit of electrons, that means अब तो उसको क्या बोलते हैं, डिफिसिट। मान लीजिए मुझे 50,000 का घाटा हुआ बिजनेस में, तो उसको क्या बोलूंगा मैं, डिफिसिट। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में उस डिफिसिट को ही बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है। अगर किसी भी चार्ज के पास डिफिसिट है तो वो चार्ज अमीर है, और किसी चार्ज के पास एक्सेस है तो वो गरीब है। ठीक है, तो फिजिक्स में थोड़ा अलग है बेटा। दैट मीन्स बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब इसको भी समझाएंगे कि कैसे। मान लीजिए बॉडी थी, ये क्या है, एक बैटरी है, ये मोबाइल की बैटरी है, इसके 2 टर्मिनल होते हैं बैटरी के, कभी बैटरी के 2 टर्मिनल हैं। इसके अंदर चार्ज क्या है, 0 है। चार्ज कितना है, 0, Q बराबर 0, चार्ज का सिंबल Q बराबर 0, मतलब इस बॉडी के अंदर, इस बैटरी के अंदर चार्ज 0, बैटरी डिस्चार्ज पड़ी है बिल्कुल। अब हमने चार्जर उठाया मोबाइल का और इसको किस पे लगा दिया, चार्ज बोर्ड से इसको चार्जिंग पे लगा दिया, तो इसमें क्या भरे हमने, इलेक्ट्रॉन्स को भरना स्टार्ट कर दिया। ये इलेक्ट्रॉन्स भर दिए इसमें, तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये बॉडी क्या हो गई, नेगेटिवली चार्ज्ड। ये बॉडी क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज्ड, यानी कि इस बॉडी की ये चार्ज हो तो गई लेकिन ये नेगेटिवली चार्ज्ड हो गई। अब जब आप यूज करते हो, चार्जर से हटा देते हो मोबाइल को, भाई रियलिटी में चार्जिंग क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स को भरना ही तो है, किसी बैटरी में चार्जिंग यही है। इसी को मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था, when a body has deficiency or excess of electron, that means a body is या तो इलेक्ट्रीफाइड होगी या चार्ज्ड होगी। स्टार्टिंग में ही एक डेफिनेशन लिखवाई थी, ना भी लिखी हो तो लिख लेना। when a body has excess of electrons या deficit of electrons, that means that body is क्या, इलेक्ट्रीफाइड या चार्ज्ड, ये सब लिख लेना। तो अगर इस बॉडी से मैं मोबाइल को यूज करता हूं, मोबाइल को पूरे दिन चलाता हूं चार्ज करके, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स दोबारा से निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, और ये बॉडी दोबारा से क्या हो जाएगी, कुछ इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो ये बॉडी दोबारा से क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। भाई चार्ज जब कोई बॉडी होती है, यानी कोई भी बैटरी चार्ज होती है, तो नेगेटिवली चार्ज कहलाती है। अगर उसके जो उसने लिया था, मान लीजिए कैसे, अब इसका देसी एग्जांपल बताता हूं। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी अमीर व्यक्ति है, उसके पास पैसे हैं, उसने अपने पैसे किसी को उधार दे दिए, तो भाई गरीब थोड़ी ना हो गया, उसने सिर्फ पैसे ही तो दिए हैं, लेकिन उसको क्या लिखा जाता है, डिफिसिट। उसको क्या लिख दिया, डिफिसिट। उसने अपने पैसे किसी को दिए तो उसको क्या बोल दिया हमने, डिफिसिट, लेकिन है तो वो अमीर ही। अब इस बॉडी ने क्या काम करा, इस बॉडी ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दूसरों को दे दिए यूज करने के लिए मोबाइल को, तो ये बॉडी रहेगी तो अमीर ही। इसने सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को दिया है, गरीब तो नहीं हुई ना, दूसरे को उधार दिया। लेकिन पहले केस में क्या था, चार्जिंग वाले केस में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति, अब ये क्या है, रिच वाला व्यक्ति, और ये क्या है, पुअर व्यक्ति। ये क्या है, चार्जिंग, ये चार्जिंग है, और ये डिस्चार्जिंग है। भाई रिच को जो है डिस्चार्जिंग बोला हूं, और चार्जिंग वाले को पुअर बोला हूं। कैसे, ये कोई रिच व्यक्ति था, इसके पास 10 रुपए थे। इसके पास कितने थे, 10 रुपए या 10 इलेक्ट्रॉन लिख दूं मैं। इसके पास कितने थे, 10 इलेक्ट्रॉन या 10 रुपए। इसने क्या करा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो इसमें क्या चली, चार्जिंग। ये मोबाइल का चार्जर है, इसमें ठोक ठोक के चार्जिंग चली और 100% चार्ज हो गया मोबाइल। लेकिन भाई इसने कर्ज ले लिया, तो ये क्या हो गया, गरीब। तो ये क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज्ड। इसी को क्या लिख देंगे,
नेगेटिवली चार्ज। भाई गरीब हो गया, भाई किसी से कर्ज लेकर अमीर हो रहा है तो अमीर थोड़ी ना कहलाएगा। अब किसी बैंक से लोन लेकर अमीर हो रहे हो तो अमीर थोड़ी ना कहलाओगे, क्या हो जाओगे आप? नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स को लिया है, तुम्हारे अपने थोड़ी ना थे, किसी से उधार लिए हैं तो नेगेटिवली चार्ज हो गए हो, लेकिन कार्य तो कर सकते हो नेगेटिवली चार्ज होने के बाद। यही क्या है? इज पॉजिटिवली चार्ज। अब पॉजिटिवली चार्ज भी आपको समझाया जाएगा। अब ये जो व्यक्ति था जो रिच था, जिसके पास 10 रुपए थे, इसने अपने पैसे इसको दे दिए, लेकिन इसके पास क्या आया? इसके पास आ गया 10e माइनस। इसके पास क्या सिंबल आ गया? इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस, क्योंकि 10 रुपए इसने अपने इसको दे दिए। अब ये माइनस जो सिंबल है इसकी अच्छाई है ना कि बुराई। हम इलेक्ट्रॉन के साथ जो माइनस सिंबल लिखा जाता है हमेशा पढ़ते हैं -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। कई लोग तो इसको ये समझ लेते हैं कि माइनस की वजह से बेकार है, जबकि ये माइनस जो सिंबल है ना इसका, ये इसकी क्वालिटी है। क्वालिटी को दर्शाता है कि इसके अंदर इतनी क्षमता है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दूसरे को दे के उसका कार्य चला सकता है। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है किसी भी बैटरी के अंदर, कंडक्टर के अंदर। अब तीनों डेफिनेशन लिख लीजिए, ये मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया। अब जो मेन पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लिखवा देता हूं। ये तो थी स्टोरी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की। पॉजिटिवली चार्ज एग्जाम में आएगा यहां से, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी कब कहलाएगी कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज? तो इसकी डेफिनेशन आएगी when a body has deficit of electrons, that means body is positively charged। अब यही तो मैं समझा के हटा हूं कि कोई रिच व्यक्ति था, उसने अपने पैसे दूसरे को उधार दे दिए, उसे क्या आ गया? डिफिसिट। भाई 10 रुपए थे, इसने दूसरे को दे दिए, तो इसका क्या है? माइनस सिंबल आ गया। तो माइनस सिंबल क्या कहलाता है? डिफिसिट। लेकिन ये रियलिटी में पॉजिटिवली चार्ज्ड है, दैट मीन्स बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। एग्जाम में पूछा जाएगा व्हेन अ बॉडी हैज डिफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स बॉडी इज, 4 ऑप्शन दे देगा, चार्ज्ड, इलेक्ट्रीफाइड, डिस्चार्ज। तो उसका एक दे देगा पॉजिटिवली चार्ज, तो उसका मतलब क्या है? पॉजिटिवली चार्ज। एग्जाम में देगा ये ऑप्शन आता है हर बार। दूसरा है नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज्ड, किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी कब बोला जाएगा भैया? 1 नंबर में सवाल आता है यहां से। When a body has excess, यानी एक्सिस मतलब एकत्रित। अब आपको क्या लगा? मैंने ये भी ले लिया, ये कपड़ा ले लिया, ये डस्टर ले लिया, और ये भी ले लिया, और ये भी ले लिया। मेरे पास क्या है? एक्सेस अमाउंट में, यानी एकत्रित धन है, लेकिन ये मेरा तो था नहीं, मैं किसी से उधार लेकर आया हूं, बोरो लिया है, तो मैं क्या हो जाऊंगा? नेगेटिवली चार्ज्ड। लेकिन जिस व्यक्ति ने मुझे दिया वो क्या है? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, उसके पास क्या आया? घाटा, तो वो क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है जी। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? when a body has excess or supplied, भाई एक्सिस को ही तो सप्लाइड बोलेंगे, दूसरे से सप्लाई हो रही है तुम्हारे पास माल की, अब तुम्हें फ्री का मिल रहा है, लेकिन तुम चार्ज तो नहीं हो रहे हो, फ्री के कारण तुम नेगेटिवली चार्ज हो रहे हो। when a body has excess or supplied of electrons, that means बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज। आगे लिख लेना। एक आता है न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी कब कहलाएगी? मान लीजिए कोई भी कागज का टुकड़ा है, मान लीजिए कोई कागज का टुकड़ा है, अब इस पे ना तो मैंने किसी को चार्ज दिया है, ना इसने, ना बेचारे ने किसी से लिया है, ये क्या है? एक न्यूट्रल बॉडी है। ये क्या है? एक न्यूट्रल बॉडी। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इसका बेस्ट एग्जांपल भी पेपर ही है। न्यूट्रल बॉडी का पेपर इज द बेस्ट एग्जांपल। वुड भी आता है न्यूट्रल बॉडी के अंदर। तो न्यूट्रल बॉडी होती है, पहली होगी आपकी क्या? पॉजिटिवली चार्ज, दूसरी नेगेटिवली चार्ज। ये डेफिनेशन अच्छे से हमने बताया, इसको नोट डाउन करना होगा। पहली बॉडी क्या हुई? पॉजिटिवली चार्ज्ड,
पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर ही पढ़ा जाता है, अच्छे से पढ़ना है तभी जाके आगे समझोगे। नेगेटिवली चार्ज, भाई चार्ज को तो समझना ही पड़ेगा, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं। तीसरा आता है न्यूट्रल, न्यूट्रल चार्ज्ड। अब तीनों के पीछे बॉडी लगा दो। बॉडी मतलब कोई भी हो सकता है, बैटरी की बात कर रहा हूं। बॉडी क्या हो सकता है? बॉडी से आप क्या समझते हैं? जब भी बॉडी की बात हो फिजिक्स के क्षेत्र में तो क्या की बात कर रहा है? मटेरियल की बात कर रहा है। मटेरियल बोले तो चाहे लकड़ी का टुकड़ा हो, वुड हो, कोई भी धातु हो, एलिमेंट हो, कोई भी बैटरी हो, मतलब कुछ भी है। ये भी बॉडी है, ये भी बॉडी है, ये भी बॉडी है, मैं भी बॉडी हूं। जो भी कुछ है, ऑब्जेक्ट है, वो बॉडी है फिजिक्स की लैंग्वेज में। ठीक है जी। तो न्यूट्रल बॉडी कब होगी? उसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर हो जाएगी। किसी बॉडी के पास अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है तो बॉडी न्यूट्रल चार्ज है। अब ये जो पेपर है, ये जो कपड़ा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अगर संख्या बराबर है तो ये बॉडी क्या है? न्यूट्रल चार्ज। मान लीजिए कैसे, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हैं, 10 प्रोटॉन हैं। 10 क्या है? प्रोटॉन। एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, माइनस प्लस चार्ज होता है, तो इसके पास कितना चार्ज हो गया? 0। तो रिजल्टेंट चार्ज ऑन द बॉडी इज 0। एक शब्द आता है फिजिक्स के अंदर रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कुछ भी नहीं है भैया, सम को ही रिजल्टेंट बोला जाता है। सम को ही रिजल्टेंट बोला जाता है फिजिक्स की लैंग्वेज में। मैथ में सम बोलते हैं, सम यानी एडिशन, और फिजिक्स में इसको रिजल्टेंट बोलते हैं किन्हीं चीजों का, यानी जोड़ना ही रिजल्टेंट कहलाता है। तो हम मैंने तीनों बताए, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। व्हेन अ बॉडी, व्हेन तो अपने आप जोड़ लेना, बस इतना याद रखना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। व्हेन अ बॉडी हैज इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन। व्हेन अ बॉडी हैज quantity of electrons, quantity मतलब संख्या, quantity of electrons equals to protons, that means क्या? body is neutral। न्यूट्रल का बेस्ट एग्जांपल है डिस्चार्ज बैटरी। डिस्चार्ज, जब 100% कोई बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, कोई बैटरी 100% डिस्चार्ज हो जाती है, 1 साल से इसको यूज नहीं किया है, बिल्कुल भी इसके अंदर करंट नहीं है, तो इसके ऊपर चार्ज कितना है? बैटरी में चार्ज कितना है? 0। ये बेस्ट एग्जांपल है न्यूट्रल बॉडी का। न्यूट्रल बॉडी, ठीक है जी। या पेपर ले लो, पेपर भी इसका ही एग्जाम्पल है, वुड भी इसका ही एग्जाम्पल है। मतलब जहां भी चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है, तो बॉडी क्या है? न्यूट्रली। इतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, उतने ही उसके अंदर प्रोटॉन है। ठीक है। अब मान लीजिए इस बैटरी के अंदर कुछ चार्ज फील्ड कर दिए जाए तो ये क्या हो जाएगी? ये क्या हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज बॉडी, क्योंकि इसे उधार दे दी हमने। अब मोबाइल का जो चार्ज है, आप बोलते हो 100% चार्ज हो गया जी, मेरा तो फुल हो गया, लेकिन वो रियलिटी में नेगेटिवली चार्ज है, उसने उधार ले लिए उससे। किससे? चार्जर से। अब वो जब डिस्चार्ज कर दिया आपने, उसने जितने लिए थे उतने उल्टी करके वोमिटिंग करके फेंक दिए बाहर, लो ले जाओ अपने। वो वोमिटिंग होने के बाद जो बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज होने की तरफ जा रही है। भाई जितना तेरा लिया चार्जर उतना वापस दे दिया, तो वो क्या है? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि चार्जेस की जब भी बात होगी तो 3 प्रकार की बॉडी होंगी। पहली का नाम होगा पॉजिटिवली चार्ज, दूसरी नेगेटिवली चार्ज, और तीसरी न्यूट्रल बॉडी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। इसी पे मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो इसका नेक्स्ट पॉइंट कराते हैं। अब इसको अगर आप अच्छे से समझते हैं तो 3 चैप्टर आएंगे, इस पे बेस्ड और सभी चैप्टर के न्यूमेरिकल आसानी से होंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। भाई चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है? चार्ज ये तो समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन होता है, ये तो आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी तो हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड क्या लिखवा दिए सर? क्वांटिटी बोले तो क्वांटिटी क्या होती है? गिनती यानी 1 2 3 4 5 6 7 8।
चार्ज कभी भी ऐसे नहीं होगा। कैसे? 10⁶ इस तरीके से लिख दूं, या मैं कैसे लिख दूं 5/4, 6/9, 8.9/7 या 10, जो भी लिखो, इस तरीके से नहीं होगा कभी भी चार्ज। चार्ज किस तरीके से होगा? Q बराबर, Q किसका होता है? सिंबल होता है चार्ज का, या कैपिटल Q लिखो या स्मॉल q लिखो चलेगा। चार्ज का सिंबल क्या होता है? Q, और Q बराबर चार्ज कैसा होगा? या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 हो सकता है, डॉट 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 इनफाइनाइट तक चला जाएगा। यानी कि 1 से लाखों करोड़ों तक हो सकता है, लेकिन कभी भी ऐसे नहीं होगा। चार्ज लिख दिया 5/4, 6/4, इस तरीके से चार्ज कभी नहीं होता है। चार्ज एक क्वांटिटी में होता है, एक संख्या में होता है। क्वांटिटी बोले तो संख्या, चार्ज हमेशा किस में होता है? संख्या में। तो पहली प्रॉपर्टी का एग्जांपल ये हो गया, इसको अच्छे से लिख देता हूं। चार्ज का फॉर्मूला क्या है? Q बराबर Ne, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करता है चार्ज। क्वांटिटी बोले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कैसे करेगा? मेरे पास 3 चीज हैं ये, तो ये नंबर्स ही तो है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। भाई 3 चीजें तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, तो इसका नंबर कैसे लिख दोगे आप इलेक्ट्रॉन का? Q बराबर 3 इलेक्ट्रॉन। भाई 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन लिख दिया ना इनको। अब इलेक्ट्रॉन की अलग से एक वैल्यू है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। इसको बहुत ज्यादा याद रखना है। अगर E को हटाना है तो इसको रखना है, ठीक है। फिजिक्स में अगर E को हटाना है तो इसको रखना पड़ेगा, ठीक। तो अब यहाँ फिलहाल इसका पॉइंट नहीं है, आगे भी पढ़ाया जाएगा। चार्ज ऑलवेज इन क्वांटिटी, क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड कैसे? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, डॉट 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 इनफाइनाइट भी हो सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी? इट इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी। कंजर्व्ड क्वांटिटी, कंजर्व्ड क्वांटिटी बोले तो न कभी जीवित होता है, न ही कभी अमर होता है। ये क्या होता है? ना ही कभी मरता है, ना ही इट ऑलवेज होता है। ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कैसे? चार्ज ऑलवेज बी अ, हाँ, इसकी डेफिनेशन क्या है? चार्ज नेवर बी क्रिएट, नेवर बी डेस्ट्रॉयड। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। ना तो चार्ज को बनाया जा सकता है, ना ही कभी खत्म किया जा सकता है। ये ही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन जब लास्ट लेक्चर में आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। चार्ज नेवर बी क्रिएट, नेवर बी डेस्ट्रॉयड। नेवर बी क्रिएट, ना तो इसको बनाया जा सकता है, नेवर बी क्रिएट, नेवर बी destroyed, never be destroyed, but we can transfer it। भाई चार्ज को एक बॉडी से, मान लीजिए ये 2 बॉडी हैं, दोनों पे ही चार्ज है, मुझे ये पता नहीं कितना है। इस बॉडी से मैं इस पे ट्रांसफर कर सकता हूं ऐसे रगड़ लगा के, इससे इस पे कर सकता हूं, लेकिन इनको मैं खत्म तो नहीं कर सकता। ऐसा तो नहीं है चार्ज को हाथ में लिया और मसल दिया खत्म हो गए। चार्ज भैया हर जगह होते हैं। जो भी बॉडी है, अगर मैं बना हूं तो मैं भी चार्ज से बना हूं। इलेक्ट्रॉन्स मेरे अंदर भी हैं, इसके अंदर भी हैं, इसके अंदर भी हैं, इसके अंदर भी है। जो भी बॉडी है सभी के अंदर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। अब आप बोलोगे सर जो लकड़ी का वो होता है, आयरन का पीस होता है, उसको पिघला दो तो इलेक्ट्रॉन तो जल जाएंगे। नहीं, इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो जाता है, हमेशा खत्म होता ही नहीं है इलेक्ट्रॉन कभी भी। वैसे ही एनर्जी है, एनर्जी को भी ऐसे ही बोलते हैं। 2 चीज बताई थी, 3 चीज, पहला चार्ज, दूसरा एनर्जी, तीसरा इलेक्ट्रिसिटी। ये ना तो कभी खत्म होती है ना ही पैदा होती है, इसीलिए बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इस चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। यानी चार्ज हमेशा रेस्ट में रहता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जा सकता है, कभी खत्म नहीं हो सकता। तो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? कंजर्व्ड क्वांटिटी होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। इसका लॉ क्या है? कंजर्वेशन। तो कभी एग्जाम में पूछे चार्ज फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ फलाना ठिकाना कुछ भी लिख देगा, तो आपको सिर्फ लगाना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ये कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी यही है। या लिख देगा चार्ज कैन बी क्रिएट, चार्ज कैन बी डिस्ट्रॉयड, तो आप लगाओगे नो, चार्ज को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। चार्ज ऑलवेज बी अ कंजर्व्ड क्वांटिटी। दूसरा, पहला क्या था? चार्ज इज ए क्वांटाइज्ड। अब इसकी तीसरी प्रॉपर्टी क्या है?
चार्ज इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट टू स्पीड ऑफ अ बॉडी। स्पीड ऑफ द बॉडी बोले तो क्या, अब कोई भी मोबाइल की बैटरी है, मान लीजिए मोबाइल की बैटरी है, अगर मैं इसको मोबाइल की बैटरी है अगर इसको इस तरीके से हिलाने लगूं तो ये क्या है, इसकी स्पीड वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी से इसका चार्जिंग बढ़ जाएगी या घट जाएगी। कोई भी चार्ज मोबाइल है यानी 20% चार्ज है, उसको मैं हिलाने लगूं तो क्या 100% हो जाएगा हिलने से। भाई स्पीड बढ़ाई तो क्या चार्ज बढ़ जाएगा ना, चार्ज हमेशा क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है स्पीड से। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, स्पीड का इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, चार्ज पे स्पीड का कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है भाई, चार्ज है तो दौड़ेगा ही, उससे स्पीड का क्या मतलब, चार्ज है तो दौड़ेगा ही ना, तो इससे स्पीड का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है चार्ज इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट टू द स्पीड ऑफ द बॉडी। क्या है, चार्ज की डायरेक्शन, अब भाई चार्ज ऐसे जा रहा है भागा भागा, ये स्पीड है इसकी डायरेक्शन को तो चेंज कर सकती है, स्पीड डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, लेकिन कभी इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकती। अगर चार्ज 5 कूलाम है तो 5 कूलाम भी रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड नेवर बी चेंज बाय द स्पीड। मैग्नीट्यूड सर आप कैसे कैसे शब्द ला रहे हो, पहले आपने रिजल्टेंट बताया, अब मैग्नीट्यूड बता रहे हो। मैग्नीट्यूड का मतलब भी संख्या है भैया, संख्या। ये जो है मैग्नीट्यूड है चार्ज का, 1 2 3 4। रिजल्टेंट का मतलब है सम, जोड़ना, जोड़ करते हो ना, एडिशन। रिजल्टेंट का मतलब एडिशन, मैग्नीट्यूड का मतलब संख्या। ठीक है जी, मैग्नीट्यूड समझ में आया आपको। क्वांटिटी का मतलब भी संख्या ही बताया था मैंने। फिजिक्स के अंदर अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्ड्स यूज किए जाएंगे, लेकिन मतलब एक होगा, कभी कंफ्यूज नहीं होना। अगर कभी कंफ्यूजन हो तो कमेंट में सीधे लिखना, आपको नोट डाउन मिल जाएगा आराम से। ठीक है, दूसरा शब्द पढ़ाया था आपका एक्वायर। एक्वायर का मतलब होता है धारण, धारण करना। तो मैंने लिखवाया था चार्ज एक्वायर ऑन ए बॉडी। भाई बॉडी कैसा चार्ज धारण करेगी वही तो निश्चित किया है हमने, पीछे अभी थोड़ी देर पढ़ाया था 3 प्रकार की बॉडी, तो चार्ज की धारणा सिखाई थी। अब ये तीनों प्रॉपर्टी सिखाई है चार्ज की, क्या क्या होती हैं, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। एक लास्ट प्रॉपर्टी बचती है इसकी, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड क्वांटिटी। चार्ज क्या होता है, इसको थोड़ा रफ कर लेता हूं फिर नेक्स्ट बताता हूं। पहली प्रॉपर्टी क्या बताई, पहली प्रॉपर्टी का नाम बताया मैंने क्या, क्वांटाइज्ड। भाई शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। पहली का होता है क्वांटाइज्ड, दूसरी का नाम क्या होता है, कंजर्व्ड। भाई चार्ज क्या है, कंजर्व्ड है, ना कभी खत्म हो सकता है ना ही कभी पैदा हो सकता है, ये होता है रियलिटी में, हमेशा रहेगा। जैसे श्री कृष्ण ने गीता में एक उपदेश बोला है, ना आत्मा कभी खत्म होती है ना ही कभी जीवित होती है, वो हमेशा रहती है। ठीक है, वैसे ही चार्ज भी हमेशा रहता है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या बोली मैंने इसकी, इंडिपेंडेंट टू स्पीड। स्पीड से क्या रहता है, इंडिपेंडेंट। लास्ट और आखिरी प्रॉपर्टी क्या है, चौथी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। भाई स्केलर क्वांटिटी क्यों बोल दिए सर, चार्ज तो तार के अंदर दौड़ता है, और जो दौड़ते हैं उनको तो हम वेक्टर बोलते हैं ना, जो किसी डायरेक्शन में जाते हैं, इसको आप स्केलर कैसे बोल दिए। ये अपने आप नहीं दौड़ सकता, मैं जा सकता हूं, मैं अपनी मर्जी से जा सकता हूं। जिनके पास अपनी डायरेक्शन और अपना मैग्नीट्यूड होता है उन्हीं को तो भैया वेक्टर बोलोगे। अब जिनको धकेला जा रहा है जबरदस्ती, जिनके पास अपनी कोई दिशा ही नहीं है, मैग्नीट्यूड तो है, चार्ज 5 कूलम है, लेकिन रखा हुआ है, जा ही नहीं सकता अपने आप जब तक इस पे धक्का ना लगाया जाए। अब जिन पे धक्का लगा के भगाया जाएगा जबरदस्ती, उनको कोई आप वेक्टर थोड़ी ना बोलोगे, उनको वेक्टर क्या बोलोगे, स्केलर क्वांटिटी बोलोगे ना। जिनके पास अपनी कोई डायरेक्शन ही नहीं है, अभी रखा है तो रखा ही है, ये जा ही नहीं रहा किधर को। तो जिनके अंदर अपने आप चलने की क्षमता न हो तो वो होते हैं चार्ज, और चार्ज को क्या बोला जाता है, स्केलर क्वांटिटी। इनको धकेला जाता है, पुशअप किया जाता है वोल्टेज के द्वारा, तब जाके ये दौड़ते हैं किसी भी वायर में, इसलिए इनको क्या बोला, स्केलर क्वांटिटी। तो ये चारों प्रॉपर्टी, क्वांटाइज्ड, कंजर्व्ड और इंडिपेंडेंट टू स्पीड और स्केलर क्वांटिटी, क्लियर हो गए। नेक्स्ट आती है ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज।
इसको नोट डाउन बहुत ही करना जरूर, नोट डाउन करते रहना, नहीं कुछ भी समझ में नहीं आएगा। SI यूनिट ऑफ चार्ज, SI यूनिट ऑफ चार्ज, ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ SI यूनिट वगैरह, लेकिन तब उतना समझ में नहीं आया होगा जितना इस लेक्चर से आएगा। SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम्ब। अब भैया SI यूनिट ऑफ कूलाम्ब क्यों हुई, इसकी चार्ज की SI यूनिट कूलाम्ब में क्यों रखी? एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सर चार्ल्स डी कूलाम्ब। इतना बड़ा नाम था इनका, इनके नाम का आखिरी अक्षर उठा लिया जिन्होंने इसकी SI यूनिट की खोज की थी चार्ज की। भाई चार्ज की SI यूनिट इलेक्ट्रॉन भी रख सकते थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन छोटा था, उसका चार्ज कितना था इलेक्ट्रॉन का, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब। इसकी यूनिट हम इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं रख दिए, कभी कभी पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं रख दिए, भाई इसको भी तो इलेक्ट्रॉन बोल सकते थे ना। भाई इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है, इट इज नॉट कन्वीनियंट टू द यूनिट ऑफ चार्ज, इट इज नॉट कन्वीनियंट, कन्वीनियंट मतलब CONVENIENT, कन्वीनियंट शब्द आता है, अच्छा बोला जाता है इसको, अच्छा, कन्वीनियंट मतलब अच्छा, गुड को ही कन्वीनियंट बोलते हैं फिजिक्स में, कन्वीनियंट। इट इज नॉट कन्वीनियंट टू द यूनिट ऑफ चार्ज। भाई इलेक्ट्रॉन क्या है, छोटा है, इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल, इसीलिए हमने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह एकत्रित किया, एक जगह एकत्रित किया और उसी को क्या रख दिया 625 गुणे 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक बंडल में रखा, एक बंडल में भरा, 625 गुणा 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स कितना बैठता है करके दिखाते हैं अब आपको। कितने भरे 625 गुणे 10⁻16 का मतलब क्या है, 625 के पीछे 16 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 16। भाई 16, 625 के पीछे 16 जीरो और थी, इतने सारे इलेक्ट्रॉन की रियलिटी में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या थी ये। अब भाई हमने इतने सारे, इतने लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स को एक बॉक्स में भरा, एक बंडल में भरा और बोला इसको बोलेंगे हम कूलाम्ब। इतने सारे इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, कूलाम्ब। और इसी को शॉर्टकट में क्या लिख दिया सर कूलाम्ब्स ने, इसी को क्या लिख दिया 625। अब भाई जीरो हटानी है हमें, तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 जीरो हटाना है। तो इधर से इधर की तरफ जब आते हैं तो 10⁻16 लेकिन प्लस की, क्यों, जब इधर से इधर आ रहे हैं, अगर इधर से इधर की तरफ जाएंगे तो माइनस की पावर होगी। ठीक, इतना समझ लीजिए, ये हर जगह यूज में आएगा। तो यहाँ रख गया 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये है, ये क्या है, ये क्या है 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इक्वल टू कितना, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इक्वल टू क्या, मैं लिखता हूं, इसको नोट डाउन करिए आप। तो ये तो समझाने के लिए था, एग्जाम में ये नहीं आएगा, लेकिन आपको बड़ी समझ आएगा तभी तो आप कर पाओगे। 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 1, भाई 1 कूलम्ब चार्ज कितने को बोला, 625 गुणे 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स को बोलता है 1 कूलम्ब चार्ज। 1 कूलम्ब चार्ज कितने को बोलते हैं, 625 गुणे 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स को। अब मैंने ये बता दिया कि 625 कहाँ से आया। भाई इलेक्ट्रॉन की यूनिट इतनी, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह एक हांडी में भर दिया, एक बॉक्स में भर दिया, बार बार लिखे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यानी लाखों करोड़ों बार लिखा और उनको एक ही संगठित कलेक्शन में भर के और बोला इसकी यूनिट कूलम्ब। यानी इतने सारे इलेक्ट्रॉन 625 गुणा 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स को एकत्रित करके चार्ज की यूनिट रखी गई जिसका नाम था कूलम्ब। ठीक है, तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब। अब 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज कितने के बराबर होता है, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज कितने के बराबर होता है, 625 गुणा 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स के। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। भाई ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब, 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इतनी, -19 है ये। तो एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, अब कंफ्यूज होंगे आप, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, -1 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, -1.6 है। और वो एक कूलम्ब चार्ज की वैल्यू कितनी, ये कंफ्यूजन है, ये याद रखना, एग्जाम में आता है। 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इक्वल टू 625 गुणे 10⁻16 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितने के बराबर, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और साथ में एक माइनस लगा हुआ। माइनस क्यों लगा है, क्योंकि ये क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे रखे हैं उधार, इसलिए इसके साथ माइनस आ गया है। वो मैंने आपको पहले भी समझा दिया है। अब यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन का सारा फंडा समझ में आ गया होगा। ऐसा यूनिट ऑफ ऐसा यूनिट क्या होती है, चार्ज की, चार्ज की ऐसी यूनिट कूलम्ब। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए पूछेगा ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की ऐसा यूनिट क्या है, भैया इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन भी तो चार्ज ही है, इलेक्ट्रॉन कोई अलग थोड़ी ना है, चार्ज ही तो चार्ज इलेक्ट्रॉन की यूनिट भी कूलम्ब हो जाएगी। तो यहां से आपको समझ में आया कि चार्ज होता क्या है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कूलम्ब्स लॉ, फोर्स पढ़ाया जाएगा, चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है वो पढ़ाया जाएगा। अब लेकिन उससे पहले आपको चार्ज को तो समझना पड़ेगा ना, बहुत ही बेसिक वे में चार्ज को पढ़िए, उसके बाद फोर्स पे आएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।